तो क्वेश्चन नंबर 48 है, ये कहता है कि दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं एवं दोष लिखिए। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरह की धारा होती है वो दिष्ट धारा होती है, और किस तरह की धारा जो होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, मतलब डीसी एंड एसी करंट सोर्स। तो नॉर्मली आपने देखा होगा जो डायनेमो या जनरेटर होते हैं उनसे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो डीसी करंट होती है, मतलब डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं, दिष्ट धारा होती है। और जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है 220 वोल्ट की विद्युत धारा, वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, तो देखो इनमें धारा और समय के बीच में अगर हम ग्राफ की बात करें तो कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है। ये ग्राफ है आपका विद्युत धारा और समय के बीच में, और जो राइट हैंड साइड में ग्राफ दिख रहा है वो भी विद्युत धारा और समय के बीच में ग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो प्रत्यावर्ती धारा का जो ग्राफ है वो एक वेव की तरह होता है। ठीक है, मतलब जीरो से स्टार्ट हुआ, फिर अपनी फाइनल हाईएस्ट पीक पर गया, फिर उसके बाद वापस जीरो हुआ, फिर लोवेस्ट पीक पे गया, और फिर उसके बाद में वापस जीरो हो गया। ठीक है, इस तरह की जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है, और जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, बिल्कुल सीधी रेखा में होती है, वो होती है आपकी दिष्ट धारा। जो सेल होते हैं उनसे जो धारा प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो भी डीसी करंट ही होती है। आगे देखो प्रत्यावर्ती धारा की विशेषताएं। तो प्रत्यावर्ती धारा की कुछ विशेषताएं हैं जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर। पहला है प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में कन्वर्ट किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को आसानी से दिष्ट धारा में हम बदल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ स्पेसिफिक तरीके होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं जिनकी मदद से आप करते हो। बेसिकली कैपेसिटर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है इनमें, और इनसे आप किस में कन्वर्ट करते हो, डीसी सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा को दूरस्थ स्थानों तक उच्च वोल्टता निम्न धारा पर बहुत कम शक्ति व्यय पर भेजा जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा जो होती है हमारे घरों तक आती है, लेकिन वो बनती कहाँ है, जहाँ पे पावर प्लांट होते हैं। तो पावर प्लांट से लेकर हमारे घर तक उसको पहुंचाने में बहुत कम हम एनर्जी वेस्ट करें, हमारी जो शक्ति है उसका व्यय बहुत कम हो, इस तरह की प्रोसेस जो है वो अप्लाई हो सकती है किसके अंदर, प्रत्यावर्ती धारा में। तो प्रत्यावर्ती धारा को दूरस्थ स्थानों तक प्रत्यावर्ती धारा को दूरस्थ स्थानों तक उच्च वोल्टता निम्न धारा पर बहुत कम शक्ति व्यय पर भेजा जा सकता है। मतलब उसकी जो वोल्टेज होती है वो हाई होती है, हाई वोल्टेज होगी तो उसकी करंट और उसकी जो धारा होती है वो क्या होती है, निम्न होती है। उच्च वोल्टता और निम्न धारा होती है, तब उसका शक्ति व्यय क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। आगे देखो प्रत्यावर्ती धारा जो है उसके दोष, कुछ ना कुछ कमियां भी रहती हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा में एक बड़ा दोष ये होता है कि विद्युत चुंबक बनाने में प्रत्यावर्ती धारा जो है वो काम में नहीं आती है। दूसरा, प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, त्वचिक प्रभाव होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा तार की चारों ओर की सतह से ही प्रवाहित होती है। त्वचिक मतलब त्वचा से, त्वचा का मतलब बाहरी भाग, जैसे हमारे हाथ का ये बाहरी भाग है, इसी तरह से इसको त्वचा कहते हैं। उसी तरह से जो वायर होता है, तार होता है, उसके बाहर वो सरफेस पे करंट फ्लो करती है। ये बात मैं आपको उस टाइम भी बता चुका हूँ कि उसका जो क्षेत्रफल है या सरफेस एरिया है वो ज्यादा क्यों लिया जाता है, क्यों, क्योंकि जो करंट है वो किसके ऊपर फ्लो होती है, उसके सरफेस के ऊपर फ्लो होती है। जहां मोटे तारों की आवश्यकता हो वहां एक से अधिक पतले तारों को लपेटा जाता है। तो पतले पतले तारों को लपेटने में हमें ज्यादा मतलब पैसे खर्च करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, में जो आपका श्रम का काम है वो भी ज्यादा होगा। इसी तरह से उनको मेंटेन करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। अगर सिंगल तार हो तो उसको सिंपली आप बना सकते हो, लेकिन बहुत सारे तारों को लपेट कर उसको वहां पे बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है इसके दोष होते हैं।
अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता के औसत मान तथा वर्ग माध्य मूल मान को परिभाषित कीजिए। देखो, वर्ग माध्य मूल मान जैसे नाम से स्पष्ट है, उसका वर्ग होगा, माध्य होगा और फिर उसका मूल होगा, मतलब वर्गमूल होगा। पहले स्क्वायर करेंगे, फिर उसका माध्य लेंगे, माध्य मतलब औसत लेंगे, औसत लेने के बाद में उसका दोबारा से वर्गमूल करेंगे, तभी तो नाम से जाहिर है वर्ग माध्य मूल। अच्छा, एक चीज और है, जैसे माध्य आप कैसे कैलकुलेट करते हो, जो गणित के विद्यार्थी हैं उनको तो पता होता है कि माध्य कैसे निकाला जाता है, औसत कैसे निकालता है। औसत निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो उस तरह से आप क्या निकाल सकते हो, माध्य निकाल सकते हो। तो देखो पहले औसत मान की बात कर लेते हैं। औसत मान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टता या धारा के तात्क्षणिक मान का पूर्ण चक्र में औसत, उसी को क्या कहते हैं, औसत मान कहते हैं। मान लो एक पूर्ण चक्र या उसके अंदर बहुत सारे आपने उसमें धाराएं थी, जैसे I1, I2, I3, इस तरह से मान लो 3 धाराएं थी, तो इनका अगर हमें वर्गमूल औसत निकालना है तो क्या लिखेंगे, आई एवरेज या आई औसत इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 बटे 3, मतलब राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इस तरह से आप एवरेज निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूर्ण चक्र के लिए वोल्टताओं के वर्गों के माध्य का वर्गमूल लेने पर प्राप्त मान को वर्ग माध्य मूल मान कहते हैं। मतलब पहले क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, फिर उनका माध्य करेंगे और फिर उसका वर्गमूल। तो इसको क्या, वर्ग माध्य मूल मान या RMS वैल्यू। तो RMS जैसे नाम से ही जाहिर है, R का मतलब होता है रूट, रूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल, वर्गमूल होता है ना रूट। M का मतलब मीन, मीन का मतलब माध्य या औसत, ठीक है। और ये S का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब वर्ग, स्क्वायर का क्या मतलब होता है, वर्ग। तो अंग्रेजी में हमेशा उल्टा पढ़ा जाता है, पहले वर्ग फिर माध्य फिर मूल या वर्गमूल। RMS वैल्यू इसे कहते हैं, ठीक है, समझ आया। तो देखो IRMS क्या होता है। IRMS का एक डेरिवेशन है, लेकिन यहाँ पे हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, डायरेक्टली इसको पढ़ लेंगे। ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू का √2 गुणा 1/√2 गुना होता है। मतलब अगर IM आपका मैक्सिमम वैल्यू IM है, तो उसमें √2 का भाग दे देंगे तो वो RMS वैल्यू आ जाएगी, IRMS। और इसी तरह से वोल्टेज जो है, वोल्टता है, उसकी भी RMS वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है। वो भी मैक्सिमम वोल्टेज का √2 1/√2 टाइम्स होता है। मतलब √2 का भाग देने पर हमें क्या मिल जाती है, VRMS की वैल्यू मिल जाती है, VRMS अपॉन √2। तो यानी कि 1/√2 गुणा हो गया इसका। 1/√2 का मान कितना होता है, 0.707 होता है। तो इसको याद रखेंगे, IRMS जो होता है वो 0.707 गुणा होता है, कितना, 0.707 गुणा किसका, मैक्सिमम वैल्यू का। इसी तरह से VRMS भी क्या होता है, 0.707 गुणा होता है किसका, मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज। और इसी को आप प्रभावी मान या आभासी मान कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो RMS वैल्यू बहुत ज्यादा यूज होती है, ठीक है। मतलब इसका प्रभाव होता है हर तरह के डेरिवेशन में, हर जगह, हर तरह की एनालिटिक्स में RMS वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए इसको आप क्या कह सकते हो, प्रभावी मान भी कह सकते हो, ठीक है। आगे कुछ नोट्स लिखे हैं, देखो, प्रत्यावर्ती धारा के मापन हेतु तप्त तार मीटर को काम में लेते हैं। यह विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तप्त का मतलब क्या हुआ, गर्म किया हुआ, है ना। ऐसे पढ़ा होगा ना, रक्त
तप्त लाल मतलब एकदम बिल्कुल लाल गर्म किया हुआ। तो तप्त का मतलब तापमान से रिलेटेड है, मतलब उष्मीय प्रभाव पर ही ये आधारित है। आगे देखो, भारत में वोल्टता घरेलू उपयोग का वर्ग माध्य मूल मान कितना होता है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट होता है। तो हम जो वोल्टेज लेते हैं घरों में इस्तेमाल करते हैं वो 220 वोल्ट की होती है। लेकिन आज हमें एक नई चीज पता चल गई। वो क्या पता चल गई? कि वो उसका आरएमएस मान होता है, रूट मीन स्क्वायर मान होता है, या वर्ग माध्य मूल मान होता है। अच्छा, घरेलू वोल्टता का शिखर मान कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ VRMS, मतलब 311 वोल्ट। आगे देखो, प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध प्रतिरोधीय परिपथ आर परिपथ में निम्न के व्यंजक ज्ञात करो। व्यंजक ज्ञात करना, यहाँ पे डेरिवेशन आ गए हैं हमारे, तो इसी में देख लेते हैं। व्हाइट बोर्ड की मुझे नहीं लगता आज आवश्यकता होगी। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, दूसरा धारा का शिखर मान, तीसरा फेजर आरेख, और चौथा है आपका प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता। ठीक है, डिपेंडेंसी ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे आपको एक परिपथ दे रखा है जिसमें आर रेजिस्टेंस और एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जिसकी वोल्टता V है वो जुड़ा हुआ है। ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे ये। तो इसके अंदर देखो V जो है आपका VM sin ओमेगा t है। मैंने आपको पहले ही बताया है जो प्रत्यावर्ती धारा है वो क्या कैसा ग्राफ शो करता है? साइन वेव का ग्राफ शो करता है। और साइन का ग्राफ इस तरीके का होता है, हम कई बार चर्चा कर चुके हैं इस बारे में। ये टाइम के रेस्पेक्ट में V वोल्टेज है या करंट है उसका ग्राफ इस तरह का होता है, V = VM sin ओमेगा t। ठीक है, किरचॉफ का नियम क्या कहता है? V = VR, यानी पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम होती है। मान लो यहाँ पे कुछ वोल्टेज है VM है मान लो, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जिसकी वोल्टेज VR है। तो VM, ये दोनों पैरेलल में हुए ना, एक दूसरे के समानांतर हुए। तो समांतर क्रम में जो वोल्टेज है वोल्टता है उसका मान क्या होता है? समान होता है। दैट इज VM = VR। ठीक है, देखो V = VR आ गया। V की वैल्यू पुट कर दी VM sin ओमेगा t, और VR को आप इसके अंदर मान लो I करंट फ्लो हो रही है। I करंट अगर फ्लो हो रही है तो V = IR होता है। आपका रेजिस्टेंस सिरों पर जो वोल्टता होगी वो क्या होगी? उसमें प्रवाहित धारा और उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर। तो VR = IR। तो VM sin ओमेगा t = IR। तो I की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? VM/R sin ओमेगा t। तो VM/R क्या आ गया आपका? VM/R, इसकी वैल्यू क्या आ गई? आपने ले ली IM। ठीक है, इसको मान लिया। देखो V = RI होता है। हाँ, V = RI। तो अगर हम इस V की जगह VM ले लें, VM = R, और I की जगह भी आपको क्या लेना पड़ेगा? IM। ठीक है, तो यहाँ से IM कैलकुलेट करेंगे, R मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दैट इज IM = VM/R। ठीक है, आगे बढ़े। तो I = IM sin ओमेगा t, ये क्या आ गया आपका? धारा का मान आ गया। तो ये धारा का तात्क्षणिक मान है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। एंड यहाँ पे जो VM है, सॉरी VM/R है, ये क्या है? मैक्सिमम वैल्यू है। मैक्सिमम वैल्यू को शिखर मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिखर मान। ठीक है, तो आगे देखो, कला संबंध या कलांतर। कला संबंध या कलांतर। तो कलांतर क्या होता है? फेज डिफरेंस, जिसको हम इंग्लिश में पढ़ते हैं फाई, वो बेसिकली होता क्या है?
देखो v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी एंड I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में जो कलांतर है वो क्या है, शून्य है। कैसे है शून्य, देखो अगर आपका यहाँ पे ओमेगा टी कलांतर है, अगर आपका जो फाई है उसकी वैल्यू ओमेगा टी है, जैसे आपने लिखा v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, और अगर आपका I इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, अगर ऐसा होता तो इनके बीच में कलांतर कितना आ गया, फाई कलांतर आ गया। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये वी एम हो गया, ये आपका ये आई एम हो गया, एंगल हो गया आपका ओमेगा, ये क्या हो गया, फेजर आ रही। प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता, तो प्रतिरोध जो है वो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर नहीं करता है। तो कोई चीज किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती तो उसका ग्राफ आता है, वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, तो ये आपकी आवृत्ति हो गई, ये आपका प्रतिरोध हो गया। तो ये प्रतिरोध के ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, तो स्ट्रेट लाइन करो, यहाँ पे आ जाएगा। ओके, प्रत्यावर्ती धारा के शुद्ध प्रेरकीय परिपथ में धारा का तात्क्षणिक मान, धारा का शिखर मान, प्रतिघात, कला संबंध व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो कला संबंध व्यंजक आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और उसके साथ प्रतिघात एक्सल का मान, धारा का शिखर मान और तात्क्षणिक मान, इन सब पे चर्चा करेंगे आगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, धारा का शिखर मान। तो हमने एक कुंडली ली, ठीक है, प्रेरकीय कुंडली मतलब इंडक्टेंस L। तो ये कुंडली यहाँ पे लेते हैं। अगर आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो आप वहां पे क्या लेते हो, प्रतिरोध लेते हो, R लेते हो। ठीक है, तीन तरह के यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रतिघात होते हैं, या फिर एक तरह से बैरियर होते हैं विद्युत धारा में। एक तो होता है आपका R रेजिस्टेंस, जो आप पढ़ते आ रहे हो बचपन क्लास से, ये तो होता है प्रतिरोध। दूसरा होता है आपका L इंडक्टेंस, ठीक है, और तीसरा होता है आपका कैपेसिटर C। ठीक है, तो इसी से ही आप आगे पढ़ोगे LCR सर्किट क्या होता है, जिसमें L, R और C तीनों का इस्तेमाल होता है, वो LCR सर्किट होता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे L की। ठीक है, तो देखो किरचॉफ के लूप नियम से V इक्वल्स टू वी एल, V इक्वल्स टू वी एल, ये कैसे आया, ये इसलिए आया है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, विभवांतर समांतर क्रम में सेम होता है। तो वी एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ पे वोल्टेज आपकी हो जाएगी, देखो जो इंडक्टेंस होता है उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि जो आपका वोल्टेज होता है वो धारा में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है, और ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हैं जिसको आप बोलते हो L, V इक्वल्स टू L डी आई अपॉन डी टी। ये पढ़ते हो कुंडली के लिए, याद आया, पहले पढ़ा था। हाँ, कुंडली के, है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू L डी, V इक्वल्स टू L डी आई अपॉन डी टी। तो आगे देखो, अगर हम V इज इक्वल्स टू वी एल कहें, मतलब समांतर क्रम में वोल्टता का मान क्या होता है, समान होता है। समांतर क्रम में वोल्टता का मान क्या होता है, समान होता है। हमारी जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो तो वी एम साइन ओमेगा टी होती है, ये तो पता ही है आपको। और वी एल का मान क्या हो जाएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, वी एम साइन ओमेगा टी इज एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, तो देखो एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ से एल मल्टीप्लाई में था तो वो उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो डी आई अपॉन डी टी आपका क्या आ गया, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी।
ठीक है। तो यहाँ से अगर डी आई को इस तरफ रखें और डी टी को उस तरफ भेज दें तो यहाँ पे डिवीजन में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा डी आई इक्वल्स टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था, यहाँ पे विद्युत धारा चाहिए थी डी आई। तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दो तरह से हम पढ़ते हैं। इंटीग्रेशन का इस्तेमाल संपूर्ण वायर के लिए या किसी भी टोटल एरिया मतलब किसी भी टोटल एरिया के लिए आपको वो वेरिएबल कैलकुलेट करना है। जैसे यहाँ पे करंट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करोगे। इंटीग्रेशन ऑफ डी आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। तो वी एम अपॉन एल का बाहर आ जाएगा और साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है टी। तो डी आई का इंटीग्रेशन आई हो गया, वी एम अपॉन एल बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है कि नहीं होता, पहले बताया था। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ कोस एक्स, पहले बताया था ना। साइन का समाकलन माइनस कोस होता है। हेलो, हाँ समझ में आ रहा है? कुछ यार। देखो ध्यान से देखना, कहाँ से नहीं आया एक बार पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहला जो हमने लिखा है v इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, जो इंडक्टेंस होता है अभी हमने कुंडली पढ़ा था। ठीक है। किसी भी कुंडली में अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसका वोल्टेज होगा उस धारा में परिवर्तन की के v इक्वल्स टू डी आई, v इज प्रोपोर्शनल टू डी आई अपॉन डी। v का मान क्या हो जाएगा, l डी आई अपॉन डी टी, जो जहाँ पे l क्या है, समानुपाती नियतांक है। इतना समझ में आया? तो ये क्या हो गया आपका, कुंडली के लिए वोल्टता हो गई। इसको L बोल देते हैं, वी एल, सफिक्स में नीचे L लगा दिया, वी एल इज इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है। तो यही होता है, दो समांतर क्रम में वोल्टता का मान समान होता है, मतलब वी एम साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी के बराबर हो गया। ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या कैलकुलेट करना है, डी आई अपॉन डी टी एक तरफ रख लेंगे। तो मैं लिख के बता दे रहा हूँ आपको एक बार। वी एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, एल डी आई अपॉन डी टी के। ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो डी आई अपॉन डी टी को इस तरफ रख ले और एल गुणा में कर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। ठीक है, समझ में आया? आप देखो इस तरफ हमारा ये जो डी टी है ये भाग में है, उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यस और नो? तो डी आई आपका क्या हो जाएगा, वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। यस और नो? समझ में आया? देखो कुछ ये डी टी हमारा किस में था, भाग में था। डी आई अपॉन डी टी था, डी टी भाग में था, उस तरफ भेज दिया, क्या हो गया, गुणा में चला गया, साइन ओमेगा टी डी टी। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें विद्युत धारा आई का मान निकालना है। तो आई का मान निकालने के लिए क्या करोगे, अब क्या बच गया आपका, डी आई है, डी आई से आपको आई चाहिए तो आप क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। तो क्या लिखोगे, समाकलन करने पर, समाकलन करेंगे तो समाकलन वी आई बराबर समाकलन वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी। यस और नो? यस। तो अब देखो डी आई का समाकलन तो आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ यस।
ठीक है, तो मैं इस समीकरण से आगे लिखता हूँ, क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो डी आई मान तो हो गया आपका आई, और ये आ गया आपका समाकलन वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब देखो मैंने ये कहा था कि समाकलन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि ये समय के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो जो समय वाला एलिमेंट है वो अंदर रख लेंगे, बाकी जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको हम क्या कर देंगे, बाहर भेज देंगे, ठीक है। यहाँ पे वी एम अपॉन एल जो है वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और इनको बाहर भेज देंगे, मतलब ये नियतांक हो जाएंगे। वी एम अपॉन एल बराबर इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। तो इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी। साइन का समाकलन क्या हो गया, माइनस कोस, है ना। एक मिनट, वो पुरानी वाली कॉपी, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा बताया गया है, कोस ओमेगा टी, ठीक है। और अब ओमेगा टी जो है इसका अलग से क्या करेंगे, डेरिवेट करेंगे और इसका भाग देंगे, ये नियम होता है। तो डी इसका डेरिवेट क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा बाहर ले लेंगे मतलब, और डी टी अपॉन डी टी 1 होता है, यानी ओमेगा आ गया हमारा, तो ओमेगा का इसमें क्या लग जाए, भाग लग जाएगा। ये चीज समझ में कम आ रही होगी क्योंकि पढ़े नहीं है ना समाकलन, मैंने कहा था इन पे थोड़ी सी मेहनत कर लेना, आगे बहुत जगह काम आएंगे। तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी डी टी ये समाकलन हमने किया है, तो ये समाकलन बेसिकली क्या हो जाएगा, साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो साइन का समाकलन क्या आ गया, माइनस कोस ओमेगा टी, और अब ओमेगा टी का अवकलन करके भाग देते हैं। नॉर्मली साइन थीटा डी थीटा होता है या साइन एक्स डी एक्स होता है, तो डी एक्स का जब हम अवकलन करेंगे तो वो 1 आ जाता है, तो वो समाकलन वैसे की वैसे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम उसका डेरिवेट करके भाग लगाते हैं, यानी ओमेगा टी का जब आप डेरिवेट करोगे डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी 1 हो जाएगा और ओमेगा का क्या लग जाएगा, भाग लग जाएगा, और इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह से बन जाती है, वी एम अपॉन एल माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। समझ में आया, समझ में आया तो आगे बढ़े, नहीं एक बार फिर बताएं। हेलो, हाँ समझ में आ रहा है, हाँ, वैसे एक भी निकालूंगी तो बच जाएगा, वैसे अभी आएगा। ठीक है। आज तुम्हारी तरफ से इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों, ध्यान नहीं, I इज इक्वल्स टू वी एम ऑफ एल, ये ओमेगा जो डिवाइड में था ये बाहर आ गया हमारा, एल ओमेगा माइनस कोस ओमेगा। अच्छा एक ध्यान रखना, यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा, ठीक है, इसको लिख लो, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, ठीक है। और 90 को पाई बाई 2 भी कहते हो, तो ऐसे भी लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। कुछ नहीं, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे इस कोस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, कोस ओमेगा टी की जगह कोस ओमेगा टी बराबर साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, यस और नो। यस, लेकिन ये ऊपर तो कोस को पहले तो साइन था, साइन को माइनस कोस पलट दिया, फिर वापस साइन। हाँ साइन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन आई था या वोल्टेज था वो किस में था, साइन वेव में ही था, तो यहाँ हम साइन वेव का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है।
इसीलिए Okay. हमने इसको दोबारा से साइन में कन्वर्ट किया। और वो कोस में आने का मकसद ये था कि वहां पे हमने इंटीग्रेशन किया था, समाकलन किया था, समाकलन की वजह से वो कोस में कन्वर्ट हो गया। अब हम भी मानने वाले नहीं, हम उसको वापस साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन में बदलने के लिए पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका अगर ये माइनस